पिछले 10-15 दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्टैंड ऑफ की सिचुएशन रही 22 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच में, उस स्टैंड ऑफ पे बहुत सारा डिबेट डिस्कशन हुआ टीवी चैनलों पे और मिलिट्री एक्सपर्ट्स के बीच में, जिस दौरान एक टर्म बहुत ज्यादा चर्चा में आया। वो टर्म था एस्केलेशन लैडर। किन्हीं दो देशों के बीच में अगर कोई तनाव निर्मित होता है तो उसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, उसके इंटेंसिटी को किस तरह से मापा जाना चाहिए और उनको किस तरह से सुलझाया जाना चाहिए। इसके लिए जो डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में स्केल प्रयोग किया जाता है, उसको हम एस्केलेशन लैडर कहते हैं। इसके माध्यम से हम देखते हैं कि तनाव किस स्तर पर है और उसको रोकने की कितनी आवश्यकता है ना? और इसको रोकना खास तौर से उन देशों के संदर्भ में ज्यादा जरूरी हो जाता है जहां ये एस्केलेशन लैडर दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के बीच में बन रहे हों। अगर इनको सही समय पर नहीं रोका गया तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है और वो गंभीरता जो है वो तबाही के स्तर पर आ सकती है। अमेरिका के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे हरमन कॉन। इन्होंने 1965 में मतलब कि शीत युद्ध के दौर में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ऑन एस्केलेशन मेटाफर्स एंड सिनेरियोस। इसी बुक में सबसे पहली बार एस्केलेशन लैडर थ्योरी को प्रतिपादित किया गया। इसमें कुल 77 स्टेप्स बताए गए, लेकिन बाद में जो मॉडर्न मिलिट्री एक्सपर्ट्स हुए उन्होंने कहा कि इसमें मुख्यतः 7 ही चरण होते हैं। तो ये एस्केलेशन लैडर है जो 7 स्टेप की है। स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अगर हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्टैंड ऑफ रहा पिछले 10-15 दिनों के भीतर, अगर उसको इस लैडर पर समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले कूटनीतिक विरोध का सीढ़ी आती है। हम याद करें 22 मई की घटना को, 22 अप्रैल की घटना को। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें से 25 भारतीय नागरिक थे और एक नेपाली नागरिक था। उस हत्या के अगले ही दिन मतलब कि 23 तारीख को, 23 अप्रैल को एक कैबिनेट की मीटिंग होती है, सीसीएस की मीटिंग होती है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इन निर्णयों में क्या कहती है सरकार कि हम सिंधु जल समझौते को रद्द कर रहे हैं या उसको हम स्थगित कर रहे हैं। दूसरा निर्णय क्या था कि हम जो भारतीयों को दिया गया वीजा है उसको समाप्त कर रहे हैं। अटारी बाघा बॉर्डर से जो ट्रेड हो रहा है, अटारी बाघा बॉर्डर को हम बंद करके उस व्यापार को समाप्त कर रहे हैं। तो तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध, आवागमन पर प्रतिबंध, जो द्विपक्षीय संबंध है उन पर प्रतिबंध। ये क्या है? यह है एस्केलेशन लैडर का दूसरा स्टेप, जहां हम आर्थिक प्रतिबंधों से दूसरे देश को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि भारत नहीं किया, ऐसा पाकिस्तान ने भी किया। और इसके बाद तनाव और बढ़ेगा, घटेगा नहीं निश्चित तौर पे। तो एस्केलेशन लैडर पे हम और आगे चले जाएंगे और जो तनाव बढ़ रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, उसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? मिलिट्री प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे और तमाम तरह के मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज, एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान ने भी किया, भारत ने भी किया। और इन्हीं एक्सरसाइजेस के बीच में भारत ने 6 से 7 मई 2025 को पाकिस्तान के 7 शहरों के 9 ठिकानों पर हमले किए और ये एयर स्ट्राइक किया गया आतंकवादी गतिविधियों के जो केंद्र थे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसको क्या हम कहेंगे? ये आप चले आए एस्केलेशन लैडर की चौथी सीढ़ी पे, तनाव और थोड़ा बढ़ गया। एस्केलेशन लैडर की चौथी सीढ़ी पे आए और आपने एयर स्ट्राइक करके 9 सेंटर्स को बर्बाद कर दिया पाकिस्तान के, जो कि आतंकवाद को पनाह देते थे। परिणाम क्या होगा? मैंने कहा तनाव और बढ़ेगा। ये तनाव बढ़ाता ही जाएगा, तनाव और बढ़ा और पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को लक्ष्य करके मिसाइलें डाली। हालांकि S-400 सुदर्शन चक्र ने उस मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमित युद्ध शुरू हो गया, एक लिमिटेड वॉर लाइक सिचुएशन, क्या लिमिटेड वॉर शुरू हो गया। अब यहां पे बातचीत शुरू हुई, यहां पर कई दूसरे देश मध्यस्थता के लिए आने लगे। अमेरिका ने मध्यस्थता की, प्रधान जी ने मध्यस्थता की और प्रधान जी के आने से क्या हुआ? दोनों लोगों ने आपस में बातचीत करके और फिर क्या कर दिया? सीज फायर कर दिया। तो सीज फायर हमने कहा किया? चौथी पायदान पर जाकर। अगर हम चौथे पायदान पर जाकर सीज फायर नहीं करते तो ये तनाव और बड़ा होता और जब और बड़ा होता तो आप पूर्ण युद्ध की स्थिति में जाते। और पूर्ण युद्ध मतलब पूर्ण जो कन्वेंशनल वॉर होता है, सब जगहों से, जमीन पर लड़ाई हो रही है, पानी पर लड़ाई हो रही है, हवा में लड़ाई हो रही है, सिविलियन सेटअप टारगेट किए जा रहे हैं, मिलिट्री सेटअप टारगेट किए जा रहे हैं, तो वो फिर एक कंप्लीट वॉर हो जाता है। और फिर उससे आगे कहा जाते हैं तनाव तो बढ़ता ही जाता है, हर स्टेप पे तनाव और बढ़ता है। तो यहाँ पर टेंशन और क्रिएट होती है। उस टेंशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए लोग क्या करते? छोटे स्केल पर परमाणु युद्ध शुरू होता। और कोई भी युद्ध छोटे स्केल पे हो तो बड़े स्केल पे जाने में बिल्कुल देर नहीं लगती और अंततः वो बड़े स्केल के परमाणु युद्ध में चला जाता है। तो हमारा जो एस्केलेशन लैडर है वो ऐसे जाता है, कहां तक ऐसे जाता है? फोर्थ स्टेज तक। फोर्थ स्टेज के बाद ये नीचे आने लगता है, नीचे आने लगता है। फोर्थ स्टेज तक ये ऐसे बढ़ता है और फोर्थ स्टेज के बाद दो रास्ते बन जाते हैं। ये
इसके लिए। ये ऐसे एक रास्ता है और एक ऐसे रास्ता है। तो अगर हम फोर्थ स्टेज पे जाकर या तो नीचे आ सकते हैं, नीचे आए और हम कूटनीतिक प्रयासों द्वारा जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, या फिर हमारे पास क्या रास्ता है कि इसी रास्ते को पकड़े हुए हम आगे बढ़ते रहें और ये रास्ता अंततः कहाँ जाकर रुकेगा, व्यापक परमाणु युद्ध पर, और जो कि तबाही में परिवर्तित होगा। तो अगर दोनों देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, तो वैसे में जो एस्केलेशन लैडर है इसके चौथी सीढ़ी से ऊपर जाना खतरनाक हो जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी। जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस बात का विरोध भी कर रहे हैं कि ये युद्ध ऐसे बंद नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली आप समझने का प्रयास करिए तो आपको समझ में आएगा कि इससे आगे बढ़ने पर स्थिति कितनी भयानक हो सकती थी। तो इसलिए यहाँ पर आकर सीज फायर किया गया। तो ये है एस्केलेशन लैडर, और दो देश कैसे एस्केलेशन लैडर पर आगे बढ़ते हैं और कैसे समझौतों तक पहुंचते हैं, ये समझाने का प्रयास किया गया।